Hello aspirants, welcome to daily news analysis of Indian Express. आज तारीख है 29 जुलाई, so let's get started. कल इंडिया ने सेमिकॉन इंडिया का सेकेंड सेशन अटेंड किया. ओके, फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था 2021 में. कल हमारा सेकेंड समिट था. तो मैं ऑलरेडी सेमीकंडक्टर पे पूरा डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ. गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, इसमें क्या चैलेंजेस हैं, इवन इसकी पूरे प्रोसेसिंग कैसे बनता है. ओके, तो आप प्लीज़ इसके बारे में मीन्स 450 लिस्ट में प्ले लिस्ट में जाके पूरा डिटेल में जान लें. अगर आपने देखा हुआ है तो वहां पर आपको सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना है अपने नोट्स में. इसलिए मैं कहता हूँ A4 साइज के पेपर्स में अपने नोट्स बनाइए, उनको अपडेट करते रहिएगा थ्रू आउट द ईयर. ओके, नाउ यूएस चिप डिजाइन मेजर AMD will invest $400 million in India over next 5 years and will set up biggest design facility in the country. और मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि डिजाइन में हमारी मैन पावर फिर भी थोड़ी एक्सपीरियंस है, हाईली स्किल्ड है. ओके, दी ओनली थिंग जिसमें हम लोग लैग कर रहे हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग में. डिजाइनिंग करना उसमें फिर भी इंडिया ऑलरेडी काफी इन्वॉल्व है, बट मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो फैब्रिकेशन यूनिट लगानी होती है, उसमें इंडिया बिल्कुल अनएक्सपीरियंस्ड है और उसी में हम कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में पूरी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख लें दोबारा. देन यहाँ पर एक केस आया है हनी ट्रैप का. हमारे एक DRDO साइंटिस्ट थे, उनकी किसी पाकिस्तानी महिला के साथ कुछ चैट लीक हुई थी. तो ये जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है हमारा ATS, उसने सारी डिटेल फाइल की हुई है कि इट्स लाइक सीधे सीधे नेशनल सिक्योरिटी को ये थ्रेट होता है ना. आप इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, ब्रह्मोस जैसे प्रोजेक्ट पे काम करने वाले इंजीनियर्स अगर सीक्रेट लीक करने लगे पाकिस्तान एजेंसीज को, तो वो बहुत बड़ा थ्रेट है. ऑलराइट, तो बस उसमें हनी ट्रैप की बात है और कुछ नहीं. फिर यहाँ पे हमारी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, ये बनाई थी सभी 7 कंट्रीज ने मिलके. ऑलराइट, तो यहाँ पे अब इन्होंने एक कंडीशन रख दी है दैट स्टूडेंट हैव टू गिव द अंडरटेकिंग कि आप कभी किसी तरह के प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व नहीं होंगे एंड आपको किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक प्रॉब्लम नहीं है. ऑलराइट, तो ये 2 एफिडेविट आपको फाइल करने होंगे एडमिशन लेते टाइम. तो अब एक बात बताइए, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो इट वाज लॉर्ड कर्जन, जो आज हमारे यहाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट जैसी चीजें हैं ना स्कूल और कॉलेज में, वो लॉर्ड कर्जन लाया था. क्योंकि वो जो यूथ थे हमारे, इवन भगत सिंह व्हेन स्टार्टेड इन्वॉल्विंग इन फ्रीडम मूवमेंट, ही वाज अ स्टूडेंट, राइट. उन्होंने पंजाब नौजवान सभा बनाई थी. तो स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट को फ्रीडम मूवमेंट में रोकने के लिए ब्रिटिशर इस तरह का कंसेप्ट लेकर आए थे कि वहां भी स्टूडेंट्स को एफिडेविट देना होता था कि आप किसी भी तरह की फ्रीडम मूवमेंट या प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व नहीं होंगे. ऑलराइट, तो ये जो स्टैंड साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ने लिया है, देखिए होता क्या है कि कॉलेज में स्टूडेंट्स जब भी किसी गलत के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं तो वहीं से तो बच्चों की लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती है ना. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि टेररिस्ट लोगों को माफी दिलाने के लिए प्रोटेस्ट कर लो, वो नहीं. बट अगर अपने पर्सनल ग्रीवांसेस के अगेंस्ट भी आप वॉइस रेज करना नहीं सिखाएंगे बच्चों को, तो फिर ओवर द इयर्स उनको आदत पड़ जाती है उस चीज की कि जैसा स्टेटस को है चलने दो. जो हम इंडियंस में मोस्टली एटीट्यूड होता है, जैसा चल रहा है चलने दो. ओके, तो फिर आपकी सोसाइटी कभी प्रोग्रेस कर नहीं सकती. तो ये जो स्टेप लिया है यूनिवर्सिटी ने, इसको काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है. एनीवे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बस बताने के लिए. फिर यहाँ पे इंडिया इस वक्त प्रेसिडेंटशिप है इंडिया के पास G20 की, जापान के पास है G7 की. ऑलराइट, अब देखिए जब भी कोई समिट होता है तो आखिरी में एक डिक्लेरेशन इशू किया जाता है. ऑलराइट, इंडिया चाहता है कि डिक्लेरेशन कंसेंसस बेस्ड हो, यानी कोई भी कंट्री इसमें अगेंस्ट ना हो या कोई चीज मिस ना कर रही हो. और G7 जो कंट्री है, इसमें आपको पता है कि ये सबसे ज्यादा वोकल है अगेंस्ट रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन. जबकि इंडिया इस पे कोई स्टैंड ले नहीं रहा है यूक्रेन पे, और कई कंट्रीज नहीं ले रही हैं इंक्लूडिंग चाइना. ठीक है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जापान और इंडिया में किसी तरह का एक कंसेंसस बन सके G20 समिट पे के एंड होने के बाद, जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इशू किया जाएगा. ओके, और ये कंसेंसस बनाना जरूरी है, अदरवाइज फिर बात वहीं आके यूक्रेन पे ही आके अटक जाती है. जापान और दूसरी कंट्रीज दे आर अगेंस्ट, वी अलोंग विद फ्यू कंट्रीज वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग इट. तो इंडिया कोशिश कर रहा है जापान के साथ कि हम एक कंसेंसस स्टेटमेंट इशू कर पाएं G20 समिट के एंड में. तो यहाँ पे कुनो ऑफिशियल्स, तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि रेडियो कॉलर्स रिमूव किए जा रहे हैं क्योंकि इनकी डेथ का एक रीजन माना जा रहा था ये. यहाँ पर ये लोन ऐप्स को लेकर काफी कुछ हो चुका है. अब जैसे भोपाल में एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ एंड 2 किड्स, चारों ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उन्होंने लोन से कुछ ऐप लिया था, और जो
एक्सऑर्बिटेंट इंटरेस्ट लगाता है, लाइक ऑलमोस्ट 2000% तक का इंटरेस्ट लगाता है, जो आप कभी चुका ही नहीं पाते हो और आप उस ट्रैप में फंस जाते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो तो आप एक्सेस दे देते हो अपनी गैलरी का, फोन गैलरी का एंड अपने कॉन्टैक्ट्स का, क्योंकि हम भी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं पर लोग तो एक्सेस दे देते हैं अमूमन। ठीक है, तो इस तरह की ये जो ऐप्स हैं ये क्या करती हैं, फिर आपकी गैलरी से जो फोटो एक्सेस करती है उनको मॉर्फ करती है। ओके, और आपके में जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं तो दे ट्राई द टेक्टिक्स ऑफ नेमिंग एंड शेमिंग, या आपके सारे रिलेटिव्स को कॉल कर करके बताएंगे कि आपने लोन लिया है, आप चुका नहीं पा रहे हो, इस तरह की बातें, जस्ट टू डिस्ट्रॉय योर इमेज। ओके, और दैट्स अ पार्ट ऑफ मेंटल हैरेसमेंट। दूसरा, दे अनलीश द रिकवरी एजेंट्स ऑन यू। All right, so see here, exorbitant interest rate as high as 2000%, letting loose loan recovery agents on unsuspecting borrowers. तो अब इसके लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है? फर्स्ट, आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करने से पहले रिसर्च करें उसको प्रॉपर, उसकी क्रेडिबिलिटी देख लें, रिव्यूज देख लें, एंड आरबीआई के साथ वो रजिस्टर है या नहीं, आपको ये चेक करना चाहिए। सेकंड, यू शुड इंश्योर दैट जो भी ये फर्म है, ऐप है, उसका एक ऑफलाइन एड्रेस हो। ऐसा नहीं कि सब कुछ ही ऑनलाइन चल रहा है, उनका कोई तो ऑफलाइन एड्रेस हो। ओके, एंड दे शुड हैव ए सिक्योर्ड वेबसाइट एज वेल। एंड यू शुड ऑलवेज डिनाई द एक्सेस टू कॉन्टैक्ट्स एंड फोटो गैलरी, अगर ये आपकी परमिशन मांगती भी हैं तो। ऑलराइट, और अगर किसी भी तरह की डिमांड आती है इनकी तरफ से ब्लैकमेल करते हुए, तो इमिडिएटली अप्रोच दी साइबर क्राइम सेल। ऑलराइट, बस। तो ये जो लोन ऐप जो इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करने के नाम पे आपके फ़ोन से आपके कॉन्टैक्ट गैलरी फ़ोटोज़ का मिसयूज़ कर रही हैं, उससे परेशान होकर इस लड़के ने सुसाइड कर लिया और एक भोपाल में एक फैमिली ने भी सुसाइड किया था। तो इसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर वाला था उसमें मैं आपको आगे पेज नंबर 6 पे भी बात करूंगा अभी, बट क्योंकि हम उसमें काफ़ी सारी बातें लगभग कर चुके हैं पहले अपने मेंस वाले टॉपिक में, तो हमें ज़्यादा तो कुछ नहीं जानना है। हमने ये सब बातें की थी रशियन यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के टाइम पे, जो भी रॉ मटेरियल आता था यूक्रेन से, ओके, इसमें नियॉन गैस यूज होती है, वो अफेक्ट हो गई थी, तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थी उसमें दिक्कत आने लगी थी। ओके, अब बात करें इंडिया की, तो वी हैव चीप डेटा, क्वालिटी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमलेस पावर सप्लाई। इसी वजह से हमारे यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन बढ़ा है। ऑलराइट, then in 2014 India's electronic production was less than 30 billion US dollar. Today it has crossed 100 billion US dollar. जिस कोई डेटा है, अगर आप अपने आंसर में ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी मैंने वहाँ पे आपको सब कुछ सारा डेटा वगैरह दिया है, सब कुछ करवाया, मोर देन इनफ कंटेंट दिया हुआ है आपको वहाँ पर। ओके, देखिए एक चीज़ होती है कि आप रोज रोज आप वो जो मेंस के लेक्चर देखते हैं, चाहे वो आधे घंटे का, 1 घंटे का हो, बट वो एक चीज़ अच्छी करता है कि वो आपका डेली जो टाइम है न्यूज़पेपर में वो सेव कर देता है। अगर आपका एक बार पूरा सेमीकंडक्टर का आपने समझा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट गो थ्रू फास्ट फॉरवर्ड मोड। अगर एक आध कोई पॉइंट काम का मिलता है ऐड कर लो वहाँ पर, जैसे एएमडी वाला पॉइंट आया, और बस आगे बढ़ जाओगे। तो एक बार आप मेंस के लेक्चर में जो टाइम इन्वेस्ट करते हैं वो आपको डेली रिटर्न देता है। ठीक है, तो उनसे भागिए मत, वरना फिर आप रोज वहाँ जो टाइम बचाओगे वो रोज आप न्यूज़पेपर में इन्वेस्ट करते रहोगे, और कई बार इतनी अननेसेसरी चीजें पड़ जाओगी जिनकी आपको जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि हमारा देखिए वहाँ पे काम है, हमें एक 15 या 20 मार्क का आंसर लिखना है, हमें कोई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक्सपर्ट नहीं बनना है कि कैसे इसको प्रमोट करना है, क्या करना है। वी जस्ट नीड टू नो गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, इंडिया में करंट स्टेटस क्या है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का, और इसको अगर हमें प्रमोट करना है तो इसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। ठीक है, बस इतना जानना है और क्लियरिंग द यूपीएससी एग्जाम। यू आर नॉट गोइंग टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ दिस। एनीवे, लेट्स मूव ऑन। यहाँ पर कुछ काम करनी है हमारे। यहाँ पर क्या है कि जो हमारा कॉस्मेटिक्स एक्ट है, ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, जहाँ से आप लोगों ने जो पनिशमेंट होती थी, जैसे इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट है किसी गलती के लिए, तो उसको आपने फाइन और पेनल्टी में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, और क्यों किया है? जस्ट टू प्रमोट दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। राइट, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो सब स्टैंडर्ड ड्रग्स, जो लोग एडल्ट्रेशन कर लेते हैं, सब स्टैंडर्ड ड्रग्स बनाते हैं, उसको उसकी वजह से लोगों को डैमेज हो ही जाता है। ऑफ कोर्स कई बार पैरालाइज भी हो जाती है बॉडी गलत दवाई लेने से। ठीक है, तो क्रिटिक्स का कहना है कि ये सब स्टैंडर्ड ड्रग्स को लेके जो पनिशमेंट के नॉर्म्स थे, आपने उनको ज़्यादा लूज कर दिया है। इससे अल्टीमेटली पब्लिक की हेल्थ पर ही असर पड़ेगा। तो अभी ये सिर्फ एक हफ्ते पास हुआ है, जब भी ये एक्ट बन जाएगा, अगर इतना इंपॉर्टेंट होगा तो हम उस पर अलग से बात कर लेंगे। अभी इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, जरूरत नहीं है। यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ में कुछ चेंजेस करने की हमेशा से डिमांड रही है।
पहला तो कि ये क्या करता है, एंटी डिफेक्शन में ये होता है कि पार्टी ने कब व्हिप इशू कर दी है कि आपको इस मैटर पे ये स्टैंड लेना है, और अगर उस पार्टी का मेंबर अगेंस्ट में चला जाता है पार्टी व्हिप के, तो वो एंटी डिफेक्शन से डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ऑलराइट, उसी तरह कुछ और भी नॉर्म्स हैं, जैसे कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, लाइक जैसे सचिन तेंदुलकर एंड रेखा को नॉमिनेट किया गया था एक टाइम पर, कि नॉमिनेटेड मेंबर विद इन 6 मंथ कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर। उसी तरह से जो हमारे इंडिपेंडेंट मेंबर हैं, जो बिना किसी पार्टी के टिकट के चुनाव जीत कर आते हैं, ओके, ये आफ्टर 6 मंथ ही ज्वाइन कर सकते हैं किसी उसको। मतलब कुल मिला के एंटी डिफेक्शन के जो नॉर्म्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये विप वाला। इसने क्या किया है कि जो फ्री स्पीच होती है पब्लिक की, लेजिस्लेचर की, इस फ्री स्पीच को कर्टेल कर दिया है ना। इमेजिन कीजिए कि कोई कोई एक पर्टिकुलर एमपी जीत के आया कहीं से, ठीक है, उसके यहाँ पर छोटा कपड़ा व्यापारियों का ज्यादा दबदबा है, लाइक उनकी लाइवलीहुड या पूरा उसका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो पूरा कपड़े का हब है। अब अगर बिल पेश किया जाता है सिंगल रिटेल, मल्टीपल रिटेल, इन सब में, तो अगर वो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के पीपल चाहते हैं कि इसके अगेंस्ट वोट किया जाए, लेकिन पार्टी विप जारी हुई है कि नहीं आपको फेवर में वोट करना है, तो फिर वो किसकी सुने? अपने वोटर्स की सुने जिन्होंने उसे जिताया है, या पार्टी बॉस की सुने जिन्होंने विप इशू की है? तो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है एंटी डिफेक्शन का, दैट इट कर्टेल्स फ्री स्पीच। तो इसको लेके काफी सारे चेंजेस करने की बात की जाती रही है टाइम टू टाइम, बट कोई भी पार्टी करना नहीं चाहती, बिकॉज एवरीवन वांट कि जो भी पार्टी बॉस है, हाई कमांड, उसका कंट्रोल रहे अपने सभी एमपी एमएल पे। ऑलराइट, तो एंटी डिफेक्शन पे हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे मेन सीरीज में, ताकि उसके सारे एस्पेक्ट्स हम समझ सकें। ऑलराइट, यहाँ पे राजनाथ सिंह ने बताया है कि कोई भी विमेन अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाई है मिलिट्री स्पेशल फोर्सेस के लिए। देखिए, अलाउ करना एक बात है, उसके बाद फिर वो उस ट्रेनिंग में, उस एप्टीट्यूड में क्वालिफाई कर पाए या नहीं कर पाए, वो अलग बात है। ओके, तो अलाउ तो कर दिया है हमने, बट नो women in Indian armed forces yet been able to qualify for induction into elite special forces. Okay, despite a few of them volunteering to join. Women officers in Indian armed forces are eligible to volunteer for induction in special forces without any gender bias. तो आपने gender bias को खत्म कर दिया, but provided they meet qualitative requirements and successfully complete the training. तो इसी तरीके से 2 women officers ने volunteer किया था that we want to join special forces, और इनकी ट्रेनिंग हुई, but ultimately they could not pass it. Alright? उसी तरीके से पैरा फोर्सेस होती हैं आर्मी की, मार्कोस मैराइन कमांडोज ये होते हैं नेवी के, एंड गरुण कमांडोज होते हैं इंडियन एयरफोर्स के। एंड ओके, एंड दीज आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट। और ये जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं, दे दे आर ट्रेन टू कैरी स्ट्राइक्स बिहाइंड एनिमी लाइंस, कन्वर्ट कोवर्ट इंडक्शंस, एंटी टेरर ऑपरेशन एंड हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्टिकल मिलिट्री टास्क इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड लेजर डेजिग्नेशन। तो आई थिंक हम लोगों ने जो उरी में सर्जिकल स्ट्राइक भी किया था, वो भी शायद हमारे पैरा कमांडोज ने किया था। ऑलराइट, सो दीज आर दी स्पेशल फोर्सेस। अब यहाँ पर यह है कि नॉर्थ ईस्ट वालों को ऐसा लगता है क्या इंडिया ने अबैंडन कर दिया है हमें। पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मणिपुर की कर रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि ना तो हमारे यहाँ मीडिया में कभी इस वायलेंस को लेकर इतनी बात हुई। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत लेट बोला, 3 महीने हो चुके थे जब वो वीडियो सामने आया 2 लड़कियों के असॉल्ट का, तब जाके प्राइम मिनिस्टर ने बोला। उस पर भी उन्होंने पॉलिटिक्स की कि छत्तीसगढ़ को साथ में उन्होंने लपेट दिया, राजस्थान को उन्होंने लपेट दिया, और जबकि अगर आप एनसीआरबी का डेटा उठा के देखेंगे तो सबसे ज्यादा रेप मध्य प्रदेश में होते हैं। मध्य प्रदेश इज नंबर 1 इन रेप्स। ऑलराइट, तो एनीवे मैं इस पे वापस आता हूँ। तो कुकी एंड इनका मैटर तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। कुकी आर मोस्टली दी क्रिश्चियन कन्वर्ट्स, ऑलराइट, एंड these Metais, they are actually the Hindu, and these are in majority the Metais. ओके, और जो सीएम आते हैं वो भी यहीं से आते हैं, तो वो सीएम ऑलमोस्ट उनके हीरो बन चुके हैं अभी, ठीक है। और इन मिताइस को एसटी का स्टेटस देना है, ये वहाँ के हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था, और इसी के बाद ये सारा वायलेंस इरप्ट हुआ है। और मिताइस का ये मानना है कि दीज कुकीज, द क्रिश्चियंस, दे आर एक्चुअली द इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम म्यांमार, राइट। तो वो इसको दूसरे नजरिए से देखते हैं कि इलीगल माइग्रेंट्स ने आके हमारे यहाँ पे बसे हैं, ठीक है। अभी इस पे हम आगे एक और आर्टिकल है उस पर ही बात करेंगे। तो इनका कहना है कि अगर पीएम से भी एक अपील भी करते ना लोगों से शांति की, जैसे गांधी जी करते थे किसी जमाने में, तो भी शायद ये मैटर थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता। और ना ही इन्होंने वहाँ की चीफ मिनिस्टर को सैक किया इन फेलिंग टू हैंडल दिस। तो अब आपने, क्योंकि मेजोरिटी हिंदू हैं जो मिताई, उनका साथ ले लिया, आपके सीएम भी वहीं से आते, तो हो सकता है आपको पॉलिटिकल फायदा तो मिल जाए कल को। बट इसके जो रिपल्स जो अभी हमें मिजोरम में देखने को मिले, जहाँ पे अल्टीमेटम दिया गया है कि मिताईस खाली कर दें मिजोरम को,
ठीक है, कुछ आउटफिट्स की तरफ से। उसी तरीके से असम में भी इसके रिपल्स देखने को मिले हैं एंड त्रिपुरा में भी। राइट। तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट जिसमें कहीं अभी कुछ साल से ही तो वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिल रही थी, पर अल्टीमेटली आपने दोबारा से फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि उनको फिर से ये फील होने लगा है कि द मेन लैंड इंडिया, इसे हमसे फर्क पड़ता भी है या नहीं पड़ता है। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और जो बड़ा कल्चर देखने को मिल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, चाहे वो कोई भी हो, यहाँ पे कमलनाथ जी हैं, शिवराज सिंह हो, कोई भी हो, आजकल ये जो साधु संत बाबा टाइप लोग हैं, इनका बहुत ज्यादा साथ लिया जा रहा है पॉलिटिक्स में, क्योंकि इनके होते हैं फॉलोअर्स लाखों में। और मैं इनको पर्टिकुलरली पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ बागेश्वर बाबा को, बट ऐसे कई जगह पे है जहाँ पे प्रवचन देने के नाम पर लाखों लोगों को सीधे सीधे कहा गया हो कि हमें बीजेपी को पावर में रखना है। ठीक है। इसी तरह मध्य प्रदेश के रीवा में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, मिस्टर मिश्रा। ठीक है, उन्होंने सीधे सीधे कहा था अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो बीजेपी को 2050 तक पावर में हमें जिताना होगा। तो इस तरह की बातें ठीक नहीं है। अब एक तरफ तो आप रिलीजन को इन्वॉल्व कर रहे हो पॉलिटिक्स के साथ, जिसके अ, जिसके अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग देख चुके हैं पार्टीशन के टाइम। ठीक है, वहां भी मुस्लिम लीग ने यही गलती की थी, रिलीजन को जोड़ दिया था पॉलिटिक्स से। ठीक है, जबकि गांधी जी ने हमेशा कोशिश की कि रिलीजन को थोड़ा डिस्टेंस पे रखा जाए एंड सिर्फ म्यूचुअल रिस्पेक्ट दी जाए, ये नहीं कि रिलीजन का यूज करने लगो इलेक्शन जीतने में। ठीक है, और ना ही नेहरू जी ने कभी इसकी बात की। इसलिए हमारे यहाँ डीपीएसपी में लिखा है साइंटिफिक टेम्पर की बात। राइट, लेकिन आज हम लोग क्या देखते हैं कि अधिकतर हमारे यहाँ जो भी इनॉग्रेशन हो रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट बिल्डिंग का हो या अभी G20 का जो हाउस होना है जहाँ पर उसका हो, तो हमेशा पूजा पाठ वगैरह जैसी पद्धति की जा रही है। गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, बट अगेन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साइंटिफिक टेम्पर की बात की थी, उसके अगेंस्ट जाता है कई बार। खैर ये सब हमें लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपके सोचने के लिए बता रहा हूँ। अब मैंने आपको एक दिन न्यूज़ बताई थी कि रशिया ने और कुछ कंट्रीज ने G20 में अ, बात हुई थी कि हम लोग जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका प्रोडक्शन ट्रिपल करना है। तो इन लोगों ने मना कर दिया था कि नो, वी आर नॉट अप टू इट। ओके, इसकी बात अभी हम नहीं करना चाहते हैं। तो अभी भी वही हो रहा है कि कोई कंसेंसस बन नहीं पा रहा है क्लाइमेट की मीट को लेके। तो देखिए यहाँ पे वही सेम बात लिखी हुई है, tripling of global renewable energy capacity, phasing down plan for unabated use of fossil fuels, reduction of non-carbon dioxide greenhouse gases like methane were some of the issues on which countries could not find a consensus. राइट, तो ये मीटिंग चल रही है तो उस पर कोई कंसेंसस बन नहीं पा रहा है। अब यहाँ पे एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए हमारी जो हिमालयन रिवर्स है मेजोरिटी, वो क्या है, पेरिनियल रिवर है। राइट, उनमें साल भर पानी रहता है। एक तो मानसून टाइम पे तो मानसून से आ जाता है। ठीक है, फिर समर्स में क्या होता है, ग्लेशियर मेल्ट से आता है, ग्लेशियर मेल्ट होते रहते हैं थोड़े थोड़े एंड पानी सप्लाई होते रहते हैं। फिर जब विंटर वापस आता है तब ये ग्लेशियर अपने आप को फिर से ग्रो कर लेता है। ठीक है, विंटर्स में आइस गिरती है जब। ऑलराइट, तो अब क्या हो रहा है कि ये ग्लेशियर मेल्ट लद्दाख में थोड़ा तेजी से हो रहा है और बताया गया है कि यहाँ पे और लेक्स बनते जाएंगे इस तरीके से। अब जब लेक्स बनते जाएंगे तो फिर देर इज हाई चांसेस कि यहाँ पर जो हम लोग कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, ये होने के काफी चांसेस हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, the most catastrophic glacial lake outburst that India has faced in recent years resulted in 2013 केदारनाथ फ्लैश फ्लड्स। ये फ्लैश फ्लड आपका जो टॉपिक है ना, ये मैं आपको मेंस में अलग से करवाने वाला हूँ, उसको मैंने तैयार किया है, बट उसी दिन हम उसको डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद एंटी डिफेक्शन। ठीक है, तो फिलहाल आपको यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए मुझे बताना है, परकाचिक ग्लेशियर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन सुरु रिवर वैली covering an area of whatever. Suru River Valley is part of सदर्न सस्कर रेंज इन वेस्टर्न हिमालय। ठीक है, ये प्रीलिम्स के याद रखिएगा बस। मध्य प्रदेश माइनर गैंग रेप्ड, 2 टेम्पल स्टाफर्स अरेस्टेड। सी, आई टोल्ड यू, रेप कैपिटल बन चुका है ये हमारे देश की, बहुत ज्यादा। एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लीजिए, मध्य प्रदेश नंबर 1 ही मिलेगा आपको इसमें। राइट, आप पनिश कर लीजिए कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं लॉ का फियर नहीं रहा है लोगों में। बहुत ज्यादा रेप केसेस सामने आ रहे हैं आजकल। ओके, और इसमें सब कुछ इन्वॉल्व है। जैसे मैं नाम तो नहीं लूंगा लीडर का, लेकिन एक बड़े लीडर से कहते हैं लड़के हैं, गलतियां हो जाती है। और और फिर दूसरा, यहाँ पे एक और टॉपिक आता है आपका, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ऐसे कई एमपी एमएलए बने हुए बैठे हैं जिन पे सीरियस रेप चार्जेस हैं, मर्डर चार्जेस हैं। जब
लॉ ब्रेकर ही लॉ मेकर बन जाता है, तो फिर इस तरह की और ज़्यादा हिम्मत मिलती है नीचे बैठे हुए लोगों को। ठीक है। एंड जैसे ऐसी हुआ कहाँ है ये टेम्पल में, तो फिल्म में गलत बन जाए तो लोगों की भावना आहत हो जाती हैं, बट इस तरह की चीज़ें जब होती है तब पता नहीं क्या हो जाता है। एनीवे मुझे आपको मेंस में एक बार ये टॉपिक भी करवाना है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, तो मैं आपको 3 टॉपिक का अश्योरेंस दे रहा हूँ अभी। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, एंटी डिफेक्शन, एंड वन मोर। अभी एक और मैंने आपसे कोई सी बात की थी, तो भी ये चलिए। मतलब मैंने 3 टॉपिक अभी हमारी लिस्ट में है, जो अभी बहुत जल्द आएंगे। ठीक है, और उसके बाद मुझे आपको एक बार डिटेल में लेना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये इस बार के मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 के और 24 के लिए भी। ठीक है, तो मैं इसको बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर ही इसको डिटेल में कराता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेट भी है। वो आप पढ़ भी लेंगे तो उतना समझ में आएगी। अगेन यहाँ पे है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, तो इस पे ऑलरेडी एक डिटेल लेक्चर बना हुआ है मेंस 450 में। ठीक है, वहाँ से देख लें। एंड मोर देन सफिशिएंट कंटेंट है आपके पास एनआरएफ को आंसर करने के लिए। और बार बार सेम चीज़ें न्यूज़पेपर से पढ़ के काम मत कीजिए। एंड ऑब्वियसली पर्सनली आई रीड दिस आर्टिकल्स, बट इनमें से अगर कुछ काम का पॉइंट लगेगा जो आपको मेंस में एज अ पॉइंटर यूज़ करना होगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा। एंड आप उसको बस अपने जो नोट्स हैं एंड रिटन नोट्स उनमें अपडेट करते चलिएगा। ठीक है, डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम एंड रीडिंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन। दूसरा, यहाँ पे मैंने आपको एक मेंस में लेक्चर बना के दिया है, पीडीएस एंड ओपन मार्केट सेल स्कीम डोमेस्टिक। ठीक है, इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ। और यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अब राइस की कमी होने की वजह से, क्योंकि इस बार का प्रोडक्शन तो कम होगा ही थोड़ा राइस एंड वीट का। वीट में मार्च में हीट वेव्स आ गई थी, पंजाब साइड तो हुआ था। फिर अब राइस का थोड़ा मानसून हमारा कहीं बहुत ज़्यादा आया है, कहीं कुछ कम आया है, तो ये जो इस वजह से थोड़ा इसका भी प्रोडक्शन कम होगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए थोड़ा जो डाइवर्ट किया जाता था इसको थोड़ा कम किया जाएगा इस बार। तो जो इथेनॉल डिस्टिलरीज हैं इनको दूसरे सोर्सेज की तरफ देखना चाहिए। और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स के बारे में, राइट। तो दूसरे सोर्स की तरफ देखना चाहिए और इंडिया को अपने फोकस रखे रहना चाहिए टू अचीव 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। ओके, बट नॉट थ्रू एफसीआई। अपने सोर्सेज दूसरे देख लीजिए। यहाँ पर एक ही इंटरनेट शटडाउन कर रखा है आपने मणिपुर में अभी तक। ठीक है, आपने ब्रॉडबैंड तो अलाउ कर दिया है, बट मोबाइल डेटा भी अलाउ नहीं किया गया है। तो ये कह रही है कि यहाँ पे ये तो एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट करता है, बट दिस मतलब वो फालतू का लिखा गया है बस आर्टिकल, क्योंकि अभी अलाउ करने की कंडीशन बनी है। वरना मोबाइल डेटा से ये होगा कि और हेट स्पीच लोग देते रहेंगे और वो मामला और बढ़ता रहेगा। तो फिलहाल के लिए वो इंटरनेट शटडाउन ठीक है वहाँ पे। फ्रॉम दिल्ली टू मणिपुर ये लिखा गया है बाय प्रेसिडेंट ऑफ आरएसएस। तो अभी इनके नॉट आरएसएस बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाउंडेशन, जो आरएसएस का काम करता है, तो इस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। ये पॉलिटिकल एंगल से जो चीज़ें लिखी जाती हैं उनको आप अवॉइड किया कीजिए अपने एग्जाम में। यहाँ पे अगेन सेमीकंडक्टर की ही बात हो रही है, कल जो सबमिट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने वही बात की है कि एकदम हमें स्क्रैच से शुरू करना पड़ रहा है सब कुछ, राइट। लेकिन प्रीवियस हम लोगों ने कई बार, इवन इन 1960s में भी हमारे पास एक प्रपोजल आया था सेमीकंडक्टर को लेकर की इंडस्ट्री लगने को लेकर, 2000s में भी आया था। ठीक है, तो इंडिया ने कई बार अपॉर्चुनिटी मिस की है, बट अब इंडिया का फोकस बहुत सीरियस है कि हमें सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम अपने यहाँ बिल्ड करना है। इसकी सारी बातें हम मेंस में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम डेली अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, और आप भी मत कीजिए। आपने इतना जान लिया ना कि आप आंसर लिख सकें, बस बात खत्म हो जाती है। बाकी जब आपका मीन्स हो जाए उसके बाद हर चीज़ आराम से पढ़ते रहिएगा, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन इंटरव्यू में आपका इंप्रेसिव लगेगा। ठीक है, वो बात की बात है। पहले प्रीलिम्स एंड मेंस निकालो। ये याद रखिए, बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं। बीटा ब्लॉकर्स आर ए क्लास ऑफ मेडिसिन दैट रिड्यूस द स्ट्रेस ऑन हार्ट एंड प्रिवेंट एबनॉर्मल रिदम्स। दीज मेडिसिन आर यूजुअली प्रिस्क्राइब्ड आफ्टर ए हार्ट अटैक, राइट। अब चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, फ्री मूवमेंट रिजीम। ये होता क्या है देखिए, यहाँ से लेके अगर हमारा ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है, ये चारों अपनी बॉर्डर शेयर किससे कर रहे हैं, म्यांमार के साथ, राइट। अब यहाँ से लेके पूरा इधर 16 किलोमीटर एंड इधर 16 किलोमीटर, कितना एक्सेस दिया गया है यहाँ की जो ट्राइब्स हैं इनको कि आप आ जा सकते हैं विदाउट वीज़ा, राइट। एक दूसरे की टेरिटरी में 16 किलोमीटर अंदर तक आप आ जा सकते हैं विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ वीज़ा। और ये क्यों दिया गया, क्योंकि क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने जब यहाँ पे बाउंड्री बनाई थी,
ओके, तो इन लोगों ने बाउंड्री तो बना दी, बट ये कंसिडर नहीं किया कि यहाँ की लोकल पॉपुलेशन किस तरह की है। ओके, तो अब हुआ क्या कि सेम ट्राइब, ओके, सेम एथनिसिटी के लोग, इवन सेम फैमिली के किन्स आपस में बढ़ गए इस बॉर्डर की वजह से। इवन मोरे मणिपुर में एक गांव ऐसा है जहां पर जो चीफ है ना गांव का, उसके घर के बीच से बॉर्डर लाइन पास होती है, और तो उसका घर ही दो देशों में बटा हुआ है। ऑलराइट, तो इस तरह की चीजों को, अब इनका क्या है कि देखो, एक तो इनके एथनिक टाइज बहुत अच्छे हैं यहाँ के, ठीक है, क्योंकि सब लोग सेम ही हैं ये लोग। दूसरा, इनकी लाइवलीहुड एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऑलराइट, दूसरा, इनके स्मॉल हार्ट, स्मॉल जो मार्केट्स होते हैं, तो ये सब इनका एक्सचेंज हो सके, इसके लिए हम लोगों ने, और ये बॉर्डर ऑलमोस्ट ओपन है, पोरस है पूरी, ठीक है, और एक तो बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन से गुजरती है, तो इसको प्रॉपर्ली मॉनिटर करना भी आसान नहीं होता है। अब इसका फायदा कौन उठा रहे हैं? इलीगल माइग्रेंट्स। ऑलराइट, क्योंकि देखिए 1 जनवरी 2021 में क्या हुआ था, म्यांमार में कूप हुआ, ठीक है। अब कूप के बाद वहाँ की जो आर्मी थी, जिसे कहते हैं मिलिट्री जनता, उसने कुकीज और कुछ ट्राइब्स के अगेंस्ट थोड़ा एक्शन लेना शुरू किया। ये सारे माइग्रेट करके इस तरफ आने लगे, मणिपुर में आ गए, मिजोरम में आ गए, और यहाँ के गांव के जो भी विलेजेस के चीफ वगैरह थे, उन्होंने, क्योंकि उनके ही एथनिसिटी के लोग हैं, तो उन्होंने उनको जगह भी दे दी। अब उन्होंने रहने के लिए जगह दे दी, तो इन लोगों ने डिफॉरेस्टेशन करना शुरू कर दिया अपने नए लोगों को बसाने के लिए। ऑलराइट, अब यहाँ पे इस ओपन बॉर्डर की वजह से सबसे बड़ा जो मैनेज क्रिएट हुआ है, वो हुआ है ड्रग स्मगलिंग का। राइट, तो अब बात की जा रही है, क्या ये जो हमने मूवमेंट के लिए ये जो फ्री रखा है यहाँ तक, इसको बंद करने की जरूरत है क्या? तो देखिए, बंद तो नहीं किया जा सकता, बस ये किया जा सकता है कि बेटर रेगुलेट किया जा सकता है, बंद तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उसी को लेके ये आर्टिकल है, तो चलिए देख लेते हैं अच्छे से। The border between India and Myanmar runs from 1643 kilometers in four states of Mizoram, Manipur, Nagaland, Arunachal. Okay. It was a mutually agreed arrangement between two countries that allows the tribes living along the border on either side to travel up to 16 kilometers inside each other without a visa. ठीक है, ये इम्प्लीमेंट की गई 2018 से। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी को प्रमोट कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कनेक्टिविटी चाहते थे। ऑलराइट, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जब म्यांमार में कूप हुआ, तो उसके बाद से पूरे रोहिंग्या रेफ्यूजीज यहाँ पे क्रॉस करना शुरू हो गए। ऑलराइट, अब ये बॉर्डर बनाई, डिमार्केट की थी ब्रिटिशर्स ने इन 1826, बट विदाउट सीकिंग ओपिनियन ऑफ द पीपल लिविंग इन द रीजन। सो इस बॉर्डर ने इफेक्टिवली डिवाइड कर दिया लोगों को, जो कि सेम एथनिसिटी को बिलोंग करते हैं, सेम कल्चर को बिलोंग करते हैं, विदाउट देयर कंसर्न। ठीक है, फिर बाकी तो वही बातें जो मैंने आपको बताई हैं। देन अब इससे होता है क्या है, फैसिलिटेटिंग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। इट वॉज सपोज टू प्रोवाइड इम्पिटस टू लोकल ट्रेड एंड बिजनेस। ओके, ट्रांस बॉर्डर कॉमर्स होता है इन लोगों के बीच में आपस में, थ्रू स्मॉल बॉर्डर हार्ट्स। नाउ गिवन द लो इनकम इकोनॉमी, सच चेंजेस आर वाइटल फॉर सस्टेनेंस ऑफ लोकल लाइवलीहुड। उसके अलावा इससे म्यांमार के लोगों को ये फायदा भी होता है, वो म्यांमार की साइड जो लोग रहते हैं, कि वो बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, इवन हेल्थ केयर के लिए इंडिया में आ सकते हैं। ऑलराइट, नाउ अब इसको क्यों डिस्कस किया जा रहा है अब? क्योंकि इसमें यहाँ से बहुत ज्यादा इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है लोगों का, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है एंड गन रनिंग हो रही है। ओके, मोर ये और ज्यादा इंटेंस हो गया आफ्टर मिलिट्री कूप इन म्यांमार ऑन February 1 2021। ओके, ऑलमोस्ट 40,000 रेफ्यूजीज आके कैंप लगा के सेटल हो गए मिजोरम में। इवन खुद यूनियन होम मिनिस्ट्री ने मिजोरम गवर्नमेंट को कहना पड़ा कि ये रोकिए इसको, बट क्योंकि एथनिसिटी लिंक है उनकी ये कुकी चिन पीपल्स के साथ जो म्यांमार में रहते हैं, इसलिए वहाँ हमारे इधर के जो विलेज चीफ्स हैं, वो लोग खुद इनको सेटल करवा रहे हैं अपने यहाँ। ठीक है, इवन मिजोरम की गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, तो ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके अगेंस्ट बोल चुकी है कई बार। और फिर यही होता है, इलीगल माइग्रेंट्स आ जाएंगे, कल बसेंगे, और फिर वो जो, जैसे आज कुकी मिताई रिवोल्ट शुरू हो चुका है आपस में, तो इलीगल माइग्रेंट्स तो फिर लोग हॉन्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि फिर उनके पास भी जाने के लिए कोई जगह नहीं होती, तो उसमें भी वो कुछ नहीं कर सकते। एनी वगैरह छोड़िए, आप रीज़न समझ गए ना। हमें मेन हमारा प्रॉब्लम है ये, यहाँ इलीगल इमिग्रेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड गन रनिंग, इस ओपन बॉर्डर की वजह से। तो हमें इसको थोड़ा सा बेटर रेगुलेट करने की ज़रूरत है। Meiteis live mainly in Imphal Valley, surrounding hill districts that are home to Kukis and Nagas. Okay.
और ये पूरी लड़ाई जो है मणिपुर में वो वैली पीपल एंड हिल पीपल्स के बीच में ही हो रही है। अरे और एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये पूरी बॉर्डर जो है ये फेंस नहीं है, क्योंकि इतने डिफिकल्ट टेरेन से होती है, कई बार बहुत घने जंगलों से होती है, कई बार थोड़े छोटे छोटे नाले होते हैं, नदी नाले उसमें होती है, तो इसको फेंस करना भी पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट। अभी जैसे रिसेंटली देयर वाज ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ नार्कोटिक्स इंक्लूडिंग हीरोइन, ओपियम, ब्राउन शुगर एंड गांजा, ये सब पकड़ाए थे। ऑलराइट। इसके अलावा कुछ प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स भी। तो क्या एफएमआर को रिमूव कर देना चाहिए? नहीं, इट जस्ट नीड्स बेटर रेगुलेशन। ऑलराइट। neither the complete removal nor full fencing of the border may be desirable। क्योंकि आप पेट्रोलिंग बेटर कर सकते हो, आप इंटेलिजेंस बेटर कर सकते हो, जो भी इलीगल इमिग्रेशन होता है उसको रोकिए, ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकिए, लेकिन वहाँ के जो लोकल पीपलों का आपस में जो ट्रेड चल रहा है, मिलना जुलना चल रहा है, उसको बंद ना किया जाए। स्टेपल वीज़ा ये चाइना इशू करता है हमारी टेरिटरी में रहने वाले जम्मू कश्मीर के लोग और अरुणाचल के लोगों को। ठीक है। मतलब कहता है कि डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल वीज़ा। वीज़ा में क्या होता है, आपको उसी पे ठप्पा लगा दिया जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टेपल में ये लोग एक अलग से पेपर देते हैं, उसको आपके वीज़ा के साथ स्टेपल कर देते हैं, पासपोर्ट के साथ। ठीक है। तो इंडिया जनरली एक्सेप्ट नहीं करता और चाइना को लेकर हमेशा क्रिटिसाइज करता रहता है कि आप ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए। अब बात ये है कि हम इतने पावरफुल नहीं है कि हम सेम चीज़ तिब्बत के लोगों के साथ कर सकें। ठीक है, नहीं कर सकते हम, क्योंकि वैसे भी अटल जी के टाइम इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया था वन चाइना पॉलिसी को। यहाँ पे इकोनॉमी न्यूज़ में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस हमें ये देखना है कि इंडिया यूके में ऑलमोस्ट एफटीए होने वाला है अब। ठीक है। तो एक तो हमें यूके के साथ एफटीए करना बहुत ज़रूरी है, दूसरा यूरोपियन यूनियन के साथ जो वो नेगोशिएशन में है अभी। और इसमें मेन चीज़ें इशू चल रहे थे, 3 इशू को लेके दिक्कत आ रही थी: इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, रूल्स ऑफ ओरिजिन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो रूल ऑफ ओरिजिन मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ क्या होते हैं। रूल ऑफ ओरिजिन इज लाइक कि सपोज कीजिए हमारा श्रीलंका के साथ एफटीए, चाइना के साथ नहीं है। ठीक है। लेकिन चाइना अपने हेडफोन बनाता है, ठीक है, श्रीलंका में लाता है, और यहाँ पे बस मेड इन श्रीलंका का स्टिकर चिपकाया और बता दिया कि श्रीलंका में बने, और इसको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाएगा इंडिया के मार्केट में। ठीक है। और क्यों मिल जाएगा? क्योंकि श्रीलंका और इंडिया का एफटीए। मैं सिर्फ आपको एक इमेजिनरी सिनेरियो बता रहा हूँ। ठीक है। तो इसलिए रूल ऑफ ओरिजिन पूछा जाता है कि नहीं, ये ओरिजिन कहाँ से हुआ था, ये हेडफोन ये हुआ है श्रीलंका से, हमें आपके ये स्पीकर लगाए हुए से मतलब नहीं है, ये रूल ऑफ ओरिजिन को। तो फिर ऐसे प्रोडक्ट्स को हम लोग एफटीए में शामिल नहीं करते हैं, हम ड्यूटी फ्री एक्सेस नहीं देते हैं इनको, क्योंकि ये थर्ड कंट्री से आ रहा है। तो कई कंट्रीज एफटीए का मिसयूज करती हैं, थर्ड कंट्री से प्रोडक्ट लेती हैं और कहती हैं हमारे यहाँ बना है, और एफटीए को मिसयूज करती हैं। ठीक है। अब देखिए, मैंने जब आपको एक टॉपिक पढ़ाया था शंघाई कॉपरेशन मेंस वाली सीरीज में, फिर तो मैंने उसमें बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग नेक्सस बिल्ड होता जा रहा है ईरान, पाकिस्तान, रशिया, चाइना। ठीक है। अब चाइना के ही जस्ट बाजू में लगा हुआ है नॉर्थ कोरिया। अब अगर आप मैप देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया चाइना के जस्ट बाजू में है जापान, क्योंकि ऑलरेडी पूरा यूएसए के मिलिट्री अलायंस का पार्ट है। तो अब ये ईरान पाकिस्तान को चलिए अभी तो हटाइए, लेकिन जापान की वरी है कि रशिया चाइना नॉर्थ कोरिया का जो एक्सेस बन रहा है, ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बराबर का थ्रेट हमारे लिए जनरेट हो रहा है। ऑलराइट। और यही हमारे साथ हो रहा है। अभी जैसे रशिया ने पाकिस्तान को वेपन डील की, रशिया ने पाकिस्तान से मिलिट्री अलायंस मिलिट्री एक्सरसाइज की, और फिर ईरान को यूएसए हमेशा सैंक्शन करता रहता है, तो ये ईरान भी रशिया के ज़्यादा करीब जा रहा है। तो ये जो एक्सेस हो रहा है, तो फिर से हम लोग उसी तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं जो बायपोलर वर्ल्ड का एक टाइम था। ठीक है। दो ग्रुप बनते जा रहे हैं। अब दोनों वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे, दो ग्रुप बने थे हर बार। ठीक है। तो ये इस तरह की हरकतें ना हो, इसी के लिए इंडिया कहता है कि मल्टी अलायंस की बात होनी चाहिए। ठीक है। मल्टीपोलर वर्ल्ड, बायपोलर या बाय अलायंस नहीं होना चाहिए। तो जापान की यहाँ पे बहुत सीरियस वरी है कि रशिया चाइना नॉर्थ कोरिया का जो एक्सेस स्ट्रांग होता जा रहा है, और वो भी उसके बिल्कुल एकदम नियर बॉर्डर पे। तो उसी को लेके ये आर्टिकल है, वर्स्ट थ्रेट सिंस वर्ल्ड वॉर टू। राइट। फिर यहाँ पे अफ्रीकन लीडर जो अभी रशिया के विजिट पर हैं, उन्होंने कहा है कि पहला तो इन्होंने ग्रेन अश्योरेंस मांगा था कि आप हमें ग्रेन सप्लाई करेंगे, ये अश्योरेंस दीजिए। ठीक है। और दूसरा इन्होंने कहा है कि ये वॉर अब खत्म होनी चाहिए। नेक्स्ट। ऑलराइट, दैट्स नथिंग, कुछ भी काम करेंगे। ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस, एंड आई होप आपको मेंस की 450 सीरीज यूजफुल लग रही हो। ओके। हालांकि मुझे उस पर कोई अभी ज़्यादा एनकरेजिंग रिस्पॉन्स मिला नहीं है, बट स्टिल आई एम कंटिन्यूइंग विद इट, मे बी फॉर वन मोर मंथ बिफोर
reviewing what's the status, what's the response from your side. Okay. So thanks for joining this. Have a nice day.